हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 2। लास्ट क्लास तो जो है एक तरह से हो गई थी पहले, लेकिन आज हम इस चैप्टर के जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उनको हम करेंगे। हालांकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो पहले थ्योरी वाले उसमें आ चुके हैं पोर्शन में, लेकिन आज हम जो है सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है व्हाट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड बाय सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जो कि एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उनको हम सब्सटेंस कहते हैं। जैसे गोल्ड के अंदर सारे पार्टिकल एक जैसे होंगे, गोल्ड के ही होंगे, गोल्ड एक सब्सटेंस है। इसी तरह से वाटर एक सब्सटेंस है, वाटर के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे होंगे, H2O, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है सब्सटेंस है। इसके अपोजिट होता है, सब्सटेंस के अपोजिट होता है मिक्सचर, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे नींबू पानी, उसमें कई तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, सॉल्ट के पार्टिकल भी हैं, वाटर के पार्टिकल भी हैं, नींबू के पार्टिकल्स भी हैं। तो सब्सटेंस इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसके बाद हमें डिफरेंस बताना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। पेज नंबर 18 पर है, 22 पर है और एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, ये हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। यहां पर देखिए आप, सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर, इसकी डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन, इट इज मिक्सचर which has it has uniform composition throughout, uniform composition throughout, हर जगह पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। उसको हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें अपोजिट हो जाएगा, इट इज द मिक्सचर विच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मेरे ख्याल से इसको मुझे अब लिखने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बेस हमने इसका डिफरेंस लिखा वो है डेफिनेशन। ठीक है, या नेचर, दोनों का नेचर क्या है। फिल्टरेबिलिटी, अगर हम छानेंगे तो क्या होगा? जो होमोजेनियस मिक्सचर है, इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी फिल्टर्ड, कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से हम इसको छानकर अलग नहीं कर सकते, जबकि इसके पार्टिकल्स को कैन बी फिल्टर्ड, छान सकते हैं हम बाय फिल्टर पेपर। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड, इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट के ऊपर क्या इफेक्ट। जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें से लाइट आसानी से पास आउट हो जाती है, लाइट कैन इजीली पास थ्रू इट, इजीली पास थ्रू इट। इसमें से लाइट बिल्कुल आर पार हो जाएगी और इसमें से लाइट कैन नॉट पास, लाइट जो है पास नहीं होगी। अपीयरेंस, होमोजेनियस मिक्सचर जो है अपीयरेंस में ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और ये जो है या तो ट्रांसलूसेंट होगा या ओपेक होगा, जिसमें से लाइट आर पार ना जा सके। और लास्ट जो डिफरेंस है वो है स्टेबिलिटी। जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो पूरी तरह से स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब इसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो है वो अनस्टेबल होगा। अगर हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर को थोड़े टाइम तक रखते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये 5 डिफरेंस है। ठीक है, अब हमारा फोकस आता है
इसको सब बच्चे साथ साथ नोट करते जाएंगे। सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि वो साथ साथ जो है उनको लर्न कर सके। अब जो है हम देखते हैं नेक्स्ट जो है पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा से इसमें वही है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वो डिफरेंस हमने अभी लिखे हैं। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमसे पूछा गया है, हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफर फ्रॉम ईच अदर। हाउ डज सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, हमें डिफरेंस बताना है। सोल, मैंने यहां पहले सॉल्यूशन लिखा है, सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। एक तरह से हमसे डिफरेंस यही पूछा हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन। सोल एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, इट इज ए टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और सस्पेंशन जो है एक तरह का हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब हमें इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताने, डिफरेंस का मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता रखा है, ठीक है, जिस तरह से आजकल एग्जाम में पूछते हैं। पहला डिफरेंस, दोनों का नेचर हम लिखेंगे, तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। सॉल्यूशन का नेचर होमोजेनियस होता है, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। इसी तरह से सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, इट इज हेटेरोजेनियस। लेकिन देखने में हमें कैसा लगेगा, बट सीम्स टू बी, देखने में हमें लगेगा होमोजेनियस, ठीक है। ये हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद सस्पेंशन पे आ जाते हैं। ये पूरी तरह से हेटेरोजेनियस होता है, मतलब इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो पहला डिफरेंस, तीनों के नेचर को हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है अगर हम तीनों को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रखेंगे, बिना हिलाए डुलाए, तो क्या होगा। जिस तरह एक हमारे पास बीकर है, ठीक है, उसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन का मतलब कोई भी एग्जांपल, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर, और हम उसको थोड़े टाइम तक बिना हिलाए डुलाए रखें, तो क्या सॉल्ट के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल वाटर में अच्छी तरह से डिसोल्व हो रखे हैं। मतलब ये वाला मिक्सचर पूरी तरह से स्टेबल है। अब आ जाते हैं सोल पर, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन की एक टाइप। उसका एग्जांपल मिल्क। अगर हम मिल्क जो है, मिल्क एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क को हम काफी देर तक ऐसे कैसे रखें, तो क्या मिल्क में फैट के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे अपने आप? नहीं होगा ऐसे। तो इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन भी स्टेबल है, जबकि सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है। अगर हम सैंड को, हमने इस तरह का एक बीकर या ग्लास दिया और उसमें हमने मिक्सचर बनाया सैंड का एंड वाटर का, तो थोड़े टाइम बाद सैंड के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब ये जो है अनस्टेबल है। तो दूसरा डिफरेंस, तीनों की जो है स्टेबिलिटी को हमने कंपेयर कर दिया। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है फिल्टरेबिलिटी। अगर हम छानेंगे तो क्या होगा, छानने पर जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल सेपरेट आउट नहीं होंगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड। सोल के पार्टिकल भी कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसके पार्टिकल भी सेपरेट नहीं होंगे। जबकि जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड, इसको हम अलग कर सकते हैं बाय फिल्टर पेपर। तो ये थर्ड डिफरेंस जो है वो फिल्टरेबिलिटी को होकर हो गया। तीसरा जो है, फोर्थ जो है, पार्टिकल साइज। तीनों के पार्टिकल के साइज को हम कंपेयर करेंगे, किनके पार्टिकल का साइज कितना होता है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी वो है पार्टिकल विजिबिलिटी, कि पार्टिकल हमें किस तरह से विजिबल होंगे। सबसे पहले आ जाओगा पार्टिकल साइज। इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर को ऐसे लिखते हैं, और नैनोमीटर मैंने बताया था, एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं।
ठीक है, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, इसी तरह से कोलाइडल के पार्टिकल का साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में, और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये डिफरेंस तीनों के पार्टिकल के साइज को लेकर हो गया। नेक्स्ट जो डिफरेंस है पार्टिकल की विजिबिलिटी, जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल कैन नॉट बी विजिबल, इसके पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देंगे, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अब आ जाए हम सोल के पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल जो है कैन बी विजिबल बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे हमें, बट कैन नॉट बी विजिबल बाय नेक्ड आई, लेकिन हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे। इसके पार्टिकल जो है दे कैन बी विजिबल, वो हमें आसानी से दिख जाएंगे बाय नेक्ड आई। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो पार्टिकल की विजिबिलिटी को हो गया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लाइट जो है इसमें से आसानी से पास आउट हो जाएगी, कैन बी पास्ड इजीली, और सॉल्यूशन सोल में जो है यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट कैन नॉट पास, लाइट पास आउट नहीं होगी, इट गेट स्कैटर्ड, लाइट स्कैटर हो जाएगी, और लाइट के स्कैटरिंग को हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट, इट शोज टिंडल इफेक्ट। जबकि जो सस्पेंशन है उसमें से लाइट पास नहीं होगी, कैन नॉट पास, स्कैटर भी नहीं करेगा लाइट को, कैन नॉट स्कैटर, लाइट पास ही नहीं होगी इसमें से। ठीक है, तो ये जो है 6 डिफरेंस हो गए बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये जो मैंने आपको मेथड बताया है ये सबसे बढ़िया मेथड है इन तीनों के बीच में डिफरेंस लिखने का। ठीक है, एक साइड आप प्रॉपर्टी लिखिए जैसे मैंने ये लिखी है, उसके बाद तीनों को कंपेयर करेंगे, इससे आपको लर्न करने में भी आसानी होगी। जैसे फिल्टरेबिलिटी की, अब आपको सिर्फ यही पॉइंट याद करने हैं, डिफरेंस आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखेंगे सभी। और न्यूमेरिकल इस चैप्टर में एक टाइप की ही है, न्यूमेरिकल जो है वो मास परसेंटेज को लेकर हैं। तो क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से सुनना है हमें। क्वेश्चन में हमें कहा गया है टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमें 36 ग्राम, थर्ड क्वेश्चन है ये, 36 ग्राम हमने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड, मतलब ये हमारा सोल्यूट हो गया, और इसको 100 ग्राम वाटर में हमने डिसॉल्व किया है। वाटर क्या हो गया, इसमें सोलवेंट हो गया। और हमें क्वेश्चन में कह रखा गया है फाइंड द कंसंट्रेशन, मास परसेंटेज नहीं, कंसंट्रेशन निकालनी है, फाइंड द कंसंट्रेशन। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होती है कंसंट्रेशन, एक होती है मास परसेंटेज। कंसंट्रेशन जो है उसको हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, ध्यान रखने की, इनटू 100। तो इसको सोल्व करेंगे 36 अपॉन 100 इंटू 100, यानी इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी 36%। अगर इसी में हमसे मास परसेंटेज पूछा जाता, मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना इसमें ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं और मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मास परसेंटेज में नीचे जो है डिनोमिनेटर में क्या आया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने में डिनोमिनेटर में आया था मास ऑफ सोलवेंट इनटू 100। अगर हमसे मास परसेंटेज पूछी जाती तो उसमें हम 36 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को जोड़कर बनता है। सोल्यूट हमारे पास 36 ग्राम, सोलवेंट हमारे पास 100 ग्राम, तो ये हो जाता 136 इंटू 100।
तो इसको सोल्व करके हम मास परसेंटेज फाइंड करते हैं। कहीं पर भी ये नहीं मेंशन है बुक के अंदर कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने इस न्यूमेरिकल में आपको दोनों चीजें बता दी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे एंड मास परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। दोनों के फाइंड करने में किस तरह का डिफरेंस आएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे और मास परसेंटेज में हम मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस होते हैं। इसके बाद पेज नंबर 24, इस पे दो जगह क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले ए वाले देखिए आप, हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ केरोसिन पेट्रोल। हमें जो है केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल, इन दोनों के बीच में हम दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे। आंसर में हम लिखेंगे इन दोनों को सेपरेट करने का तरीका है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ध्यान रखना सभी बच्चे, अगर हमारे पास दो मिक्सचर हैं, दो इस तरह के सब्सटेंसेस हैं और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन से लेस है, तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करेंगे। जिस तरह मान लीजिए जो केरोसिन ऑयल है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 68 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और पेट्रोल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 से कम है। जब भी दो सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस से लेस होगा तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से दोनों को सेपरेट करेंगे। अगर दोनों की बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता तो हम दोनों को सेपरेट करते सिर्फ सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगेगा और कब जो है सिंपल डिस्टिलेशन मेथड लगेगा। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। बटर को हमें कर्ड से अलग करना है। मेथड का नाम सेंट्रीफ्यूगेशन। मेरे ख्याल से इसमें अब आप सेपरेट आसानी से कर सकते हो, एक्सपर्ट हो गए होगे बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट को सी वाटर से अलग करना है। दो मेथड लिख सकते हैं हम, इवेपोरेशन से भी हम अलग कर सकते हैं और उससे अच्छी टेक्निक हो जाएगी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से भी हम दोनों को अलग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड में हमसे पूछा गया है कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। कैम्फर की प्रॉपर्टी हमें पता है, वो डायरेक्ट सब्लिमेट होता है। कैम्फर और सॉल्ट को अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें से कैम्फर डायरेक्ट सब्लिमेट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में जो है किस तरह के मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में जो दो टाइप के मिक्सचर होने चाहिए, इसमें वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो ऐसा हो शुड बी वोलाटाइल, जिसके वेपर बन जाए, जिसके क्या बन जाए, वेपर, शुड बी वोलाटाइल। और दूसरा जो है while other is non volatile, जिसके वेपर्स ना बने। जिस तरह वाटर एंड सॉल्ट है, भाई हीट करेंगे हम, वाटर के तो वेपर बन जाएंगे, सॉल्ट के वेपर नहीं बनेंगे। तो इस तरह के मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन पेज नंबर 24 के ए पार्ट पर थे। नेक्स्ट पेज नंबर 24 का बी पार्ट अलग जगह पर दिए हुए हैं क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन से फिजिकल चेंज है, कौन कौन से केमिकल चेंज। पहला है कटिंग डाउन ऑफ ट्री, ट्री का कट हो जाना, यानी वुड का कट होना, एक तरह से लकड़ी को काटना। ठीक है, ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है, क्योंकि सब्सटेंस का केमिकल नेचर चेंज नहीं होगा। अगर हम लकड़ी को काटेंगे तो सिर्फ उसकी जो है शेप चेंज हो रही है और कोई चेंज उसमें नहीं आ रहा। सेकंड में हमसे पूछा है रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, एक एल्मीरा के ऊपर रस्ट लग गया। ठीक है, अलमारी जो है
लोहे की बनी होती है अलमीरा और उसके ऊपर रस्ट लग गया, ये किस टाइप का चेंज है? ये केमिकल चेंज है, क्योंकि आयरन अलग है और रस्ट अलग है, ये एक टाइप का केमिकल चेंज हो जाएगा क्योंकि नया सब्सटेंस बना है। रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। थर्ड में हमसे पूछा हुआ है मेल्टिंग ऑफ बटर। मेल्टिंग ऑफ बटर ये किस टाइप का चेंज है? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? मेल्टिंग ऑफ बटर, ध्यान रखना ये फिजिकल चेंज है। मेल्ट होने से पहले भी वो बटर था, ठीक है, और मेल्ट होने के बाद भी बटर ही रहेगा, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट में हमसे पूछा है बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर का बॉइल होना ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला भी H2O और जो इससे स्टीम बनेगी उसका फॉर्मूला भी H2O। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट में हमसे पूछा हुआ है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर हम वाटर के अंदर करंट फाइंड करेंगे, पास करेंगे तो क्या होगा? हमें पता है वाटर के अंदर जब हम करंट पास करेंगे तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये एक टाइप का केमिकल चेंज, क्योंकि दो नए सब्सटेंस बन रहे हैं। ये हमारे पास वाटर था, हमने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की, हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग, ठीक है। इसका केमिकल नेचर जो प्रीवियस में वाटर है उससे अलग है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए केमिकल चेंज। और सिक्स्थ में हमसे पूछा हुआ है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट एंड वाटर दोनों का मिक्सचर हम बना रहे हैं, तो ये किस टाइप का चेंज है? इट इज फिजिकल चेंज। बाद में हम दोबारा से मिक्सचर से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। और सेवंथ में हमसे पूछा हुआ है फ्रूट सैलेड का बनाना, मेकिंग फ्रूट सैलेड। फ्रूट सैलेड में हम फ्रूट्स को काटते हैं, ठीक है, काटने के बाद भी वो फ्रूट ही रहेंगे, तो ये एक टाइप का फिजिकल चेंज। और एट्थ में हमसे पूछा है बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर जो है वो एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर या बर्निंग ऑफ वुड जो है वो एक टाइप का केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस बनता है। तो इसमें हमें डिफरेंशिएट करना था कि कौन से फिजिकल चेंज हैं, कौन से केमिकल चेंज। जब भी कोई नया सब्सटेंस बनेगा तो वो केमिकल चेंज, और सिर्फ शेप साइज चेंज होगी तो वो फिजिकल चेंज। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ट्राई सेग्रीगेटिंग दीज थिंग्स अराउंड यू एज द प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अपने आसपास की चीजों में कौन से बताओ कौन से प्योर सब्सटेंस है, कौन से मिक्सचर है। तो मैंने बता दिया प्योर सब्सटेंस जो है जैसे आयरन है वो प्योर सब्सटेंस है। डिस्टिल्ड वाटर वो एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस है। और मिक्सचर्स, उसके एग्जांपल मिक्सचर जैसे टैप वाटर जो हम ठूठी का पानी पीते हैं उसमें सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, वो एक टाइप का क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। लेमन वाटर, नींबू पानी हमने पिया, या सोडा वाटर, वो भी एक टाइप का क्या है? मिक्सचर है। एलोइज लाइक स्टील, वो एक टाइप का क्या है? मिक्सचर, ठीक है। तो इस तरह से ये मिक्सचर है। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट है इसका। हाउ कैन यू सेपरेट द फॉलोइंग? सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड को हम किस तरह से अलग करेंगे? बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हम जो है जो NaCl है उसको अलग कर देंगे सोडियम क्लोराइड को वाटर से। बी पार्ट में हमसे पूछा है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट सब्लिमेट होता है, तो हम दोनों को अलग करेंगे बाय सब्लिमेशन मेथड। सी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल फ्रॉम कार। कार के इंजन ऑयल के अंदर मेटल के पार्टिकल्स हैं, हम उनको फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। डी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर बाय क्रोमेटोग्राफी।
क्रोमेटोग्राफी से हम डिफरेंट पिगमेंट्स को अलग कर सकते हैं फ्रॉम नेचुरल कलर। ई पार्ट में हमसे पूछा हुआ है बटर फ्रॉम कर्ड, ये तो बार बार आएगा भी। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम बटर को अलग कर सकते हैं कर्ड से। एफ में ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेटिंग फनल से अलग करेंगे ऑयल एंड वाटर को, क्योंकि दोनों जो है उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम टी, फिल्टरेशन से अलग करेंगे टी लीव्स और टी को। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, आयरन पिन और को सैंड से हम अलग कर सकते हैं बाई मैग्नेटिक सेपरेशन या बाई हैंड पिकिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, इसको हम ग्रेविटी मेथड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे गिराएंगे, दोनों की डेंसिटी अलग होती है, अलग अलग हो जाएंगे। और जे पार्ट में है फाइन डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, उसको हम या तो फिल्ट्रेशन से अलग करेंगे या थोड़े टाइम तक उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। डिपोजिशन मेथड से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट द स्टेप यू वुड यूज टू मेकिंग टी, ठीक है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हम आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल। हमें एक्सप्लेन करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मोर अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसको समझ लीजिए क्या मतलब है। हमने क्या किया, एक ग्लास लिया और उसमें हमने पानी ले लिया, हमने उसमें 1 चम्मच शुगर ऐड की, डिसॉल्व किया, शुगर डिसॉल्व हो गई। 2 चम्मच, 3 चम्मच, एक स्टेज ऐसे आएगी कि उसमें शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व ना हो सके। इट इज द सॉल्यूशन in which no more amount of solute can be dissolved, जिसमें और solute dissolve नहीं हो सकता at that temperature। ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे ना तो सोल्यूबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है, फिर इसमें और सोल्यूट ऐड हो सकता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसमें एक फिक्स टेम्परेचर जरूरी है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाएगा। जिस तरह से इस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गई थी, हमने इसको हीट कर दिया। हीट करने से अब इसमें और ज्यादा जो है शुगर को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो कैसा बन गया, अनसैचुरेटेड बन गया, ठीक है। तो सैचुरेटेड टेम्परेचर सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, इट इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज then the saturated solution become unsaturated because now more amount of solute can be added in it। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन आ चुकी पहले, इसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की भी आ चुकी। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बताने हैं या इनको क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर हैं और कौन कौन से हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। हमें एग्जांपल दे रखे हैं और बताने हैं कि कौन होमोजीनियस है और कौन हेट्रोजीनियस है। सबसे पहले हमसे पूछा है सोडा वाटर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। सोडा वाटर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है तो वो एग्जांपल होगा होमोजीनियस मिक्सचर का। सेकंड में हमसे पूछा हुआ है वुड में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सॉइल हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। विनेगर होमोजीनियस मिक्सचर है, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फिल्टर्ड टी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, चाहे कितनी भी छान लें, ठीक है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही रहेगा। फिल्टर्ड टी इज आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। इसको समझ लीजिए, सिक्स क्वेश्चन यहां बता रहा हूं मैं।
हमारे पास जो है तीन एग्जांपल हमने लिए हुए, ठीक है, तीनों ही वाटर है, तीन बीकर है, तीनों में ही वाटर है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाटर प्योर है? तीनों देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया, इसमें हमने सी वाटर लिया और इसमें हमने नॉर्मली टैप वाटर लिया, ठीक है। पहले केस में कौन सा वाटर लिया? डिस्टिल्ड वाटर। देखने में तीनों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आर पार लाइट जा रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाटर जो है वो डिस्टिल्ड है, मतलब प्योर है? इसका सिर्फ एक तरीका है, जो प्योर वाटर है हमेशा उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, इट हैज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। और कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इन दोनों को बॉईल करेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ठीक है। जो एक तरह से प्योर वाटर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो वो वाटर प्योर नहीं है, उसमें किसी और चीज की मिलावट है, कुछ और चीज उसमें मिक्स कर रखी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम। 7th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन से प्योर सब्सटेंस हैं और कौन से मिक्सचर्स हैं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई सारे एग्जांपल हमें दे रखे हैं और हमें उनमें से ये बताने हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो प्योर सब्सटेंस है और कौन सा मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में हमें चीजों को क्लासिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। सबसे पहला एग्जांपल हमें दे रखा है आइस। आइस एक प्योर सब्सटेंस है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। सारे पार्टिकल इसमें जो है H2O के हैं। मिल्क पूछा हुआ है, मिल्क एक मिक्सचर है, कई सारी चीजें मिक्स होती हैं। आयरन प्योर सब्सटेंस है, सारे के सारे पार्टिकल आयरन के ही होंगे इसमें। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिक्सचर है, उसमें वाटर मिक्स होता है, HCl गैस मिक्स होती है, तो वो जो है एक टाइप का मिक्सचर है। नेक्स्ट में हमसे पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्योर सब्सटेंस है, फॉर्मूला फिक्स है उसका। मरकरी, मरकरी भी प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक, ब्रिक में कई सारी चीजें मिक्स होती हैं, वो एक मिक्सचर है। वुड, ये भी मिक्सचर है। एयर, कई सारी चीजें मिक्स होती हैं, ये भी मिक्सचर है। 8th क्वेश्चन हमसे पूछा है आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, कि इनमें से जो है कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं हमें मिक्सचर्स के, इनमें से कौन कौन सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हमें पता है इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। सोयल जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, सी वाटर जो है वो भी सॉल्यूशन नहीं है, एयर सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। और सोडा वाटर जो है वो इसमें से सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9th में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसको समझ लीजिए आप। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? एक तो टिंडल इफेक्ट जो है वो सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन शो करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। तो जो हमें एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, वो है सॉल्ट वाटर, सी और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड स्टार्च सॉल्यूशन। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो कौन शो करेगा? एक तो स्टार्च सॉल्यूशन क्योंकि वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, और दूसरा मिल्क। ये दोनों के दोनों टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। टिंडल इफेक्ट मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा क्या होता है। 10th क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग अमंग एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। हमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं और हमें इनको क्लासिफाई करना है एलिमेंट में, कंपाउंड में एंड मिक्सचर में, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। पहला हमसे पूछा हुआ है सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल Na होता है। सॉइल एक टाइप का मिक्सचर है। इसके बाद शुगर सॉल्यूशन, ये एक टाइप का मिक्सचर है। इन सभी क्वेश्चंस को आप नोटबुक में नोट करते जाएं, आपको याद होता जाएगा। सिल्वर एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट ये कंपाउंड है। टिन
ये एलिमेंट है, सिलिकॉन ये एलिमेंट है जो एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कोल एक मिक्सचर है, कई सारी चीजें कोल के अंदर मिक्स होती हैं। एयर मिक्सचर है, सोप मिक्सचर है। मीथेन एक कंपाउंड है, मीथेन एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला है CH4। जो कंपाउंड है उसमें दो तरह के पार्टिकल प्रेजेंट है। जैसे मीथेन है, इसमें C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड हो गया। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वो भी कंपाउंड है, इसमें दो तरह के पार्टिकल कौन से हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और ब्लड जो है वो एक टाइप का मिक्सचर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से चेंजेस केमिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस बताने हैं हमें, एग्जांपल दे रखे हैं कई सारे, और ये बताना है कि इनमें से कौन से चेंजेस जो है वो केमिकल चेंज होंगे। पहला ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लगना, मैंने बताया था नया सब्सटेंस बन जाएगा, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, फिजिकल चेंज आ जाएगा। कुकिंग ऑफ फूड, ध्यान रखना कुकिंग ऑफ फूड जो है वो केमिकल चेंज है, क्योंकि फूड को कुक होने के बाद उसका नेचर चेंज हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज है। फूड को डाइजेस्ट जब हम करते हैं तो नए सब्सटेंस बनते हैं। इसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वो फिजिकल चेंज है। एंड बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो एक टाइप का केमिकल चेंज है। तो ये सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट करें और लर्न करें। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो है वो आपको, एक टॉपिक जो इसमें रह गया वो है टिंडल इफेक्ट। ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। इसको ऐसे समझिए कि आप जो है एक बंद कमरे में हैं और कमरे के अंदर जो है जो वेंटिलेटर होता है, रोशनदान होता है, उसमें छोटा सा होल है और वहां से लाइट आ रही है कमरे के अंदर। तो हमें जो है वो लाइट आती हुई बिल्कुल साफ दिख जाती है और हवा के अंदर जो है छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे हिलते हुए से, उड़ते हुए से दिख जाते हैं, ठीक है। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जब लाइट किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास आउट होगी तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसी तरह से किसी डार्क रूम के अंदर जब लाइट आती है, then the path of light become visible, it is known as टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जहां जंगल होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ठीक है, उन पेड़ों ने लाइट को रोक रखा है बिल्कुल। तो सनलाइट जो है जब नीचे तक पहुंचेगी तो जो है उसके पार्टिकल्स जो है वो हमें साफ दिख जाएंगे कि कहां पर डस्ट पार्टिकल्स हैं और कहां पर जो है कहां से लाइट आ रही है, वो टिंडल इफेक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल जो आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा, जब रात के समय हम गाड़ियों की हेडलाइट को ऑन करते हैं तो गाड़ियों की हेडलाइट जो है उसका रास्ता जो है वो हमें एक तरह से दिख जाता है कि लाइट जो है बिल्कुल इस तरह से फैलती हुई आ रही है, क्योंकि जो एयर है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे। लाइट जैसी डस्ट पार्टिकल से टकराई, लाइट स्कैटर हो गई, लाइट का पाथ विजिबल हो गया, यही टिंडल इफेक्ट है। तो तुमसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सुन लीजिए सभी ध्यान से। व्हेन लाइट passes through a colloidal solution then it get scattered, light scatter हो गई, and the path of light become visible, it is known as Tyndall effect। और एग्जाम्पल आपको 3 याद रखने हैं। पहला एग्जाम्पल, when the light enters into a dark room, ठीक है, जब लाइट एक डार्क रूम के अंदर एंटर होगी तब जो है वहां पर टिंडल इफेक्ट शो होगा। इन डेंस फॉरेस्ट, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, वहां पर हमें टिंडल इफेक्ट जो है वो शो होगा। और थर्ड, व्हेन द हेडलाइट्स ऑफ कार्स गेट ओपन, जब हम जैसी हेडलाइट को ओपन करेंगे देन इट शोज टिंडल इफेक्ट। तो इस तरह से ये टिंडल इफेक्ट था, ठीक है। चैप्टर इसके साथ बिल्कुल एक एक चीज जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई, बिल्कुल आराम से हमने चैप्टर किया है, सारे सेपरेशन के मेथड्स जो है वो हमने किए हैं। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। आपके पास पूरा टाइम है,
आप लर्न कीजिए। उसके बाद इस चैप्टर का जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप पूरी मैक्सिमम तैयारी के साथ जो है अपना टेस्ट दें। जो भी डाउट है बच्चों के वो पूछ सकते हैं, लेकिन तैयारी आपकी बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।